गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले आज यूएनएफ ट्रिपल सी के सम्मेलन को कंप्लीट करेंगे। उसके पश्चात इस पर आधारित कुछ प्रमुख सूचकांक की भी चर्चा हम लोग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, साथ में इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है, कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज है और समय समय पर कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज का हम प्रारंभ करते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी। हम लोग कल तक जहां डिस्कशन किए हैं उसके आगे का आज क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। कल तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो काफी इंटरेस्टिंग है। आइए समझते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने सबसे पहले यह डिस्कस किया है कि जो पेरिस जलवायु समझौता है यह कब का है, यह किस प्रकार से हस्ताक्षरित हुआ, किस प्रकार से यह रेटिफाई हुआ है और किस प्रकार से लागू हुआ और किन शर्तों के साथ यह लागू हुआ। उन शर्तों में सबसे पहले तो था पेरिस जलवायु का ही लक्ष्य, जो कहा गया था कि 2023 तक हम लोग 20% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करेंगे और 2075 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ये बात कही गई थी, जबकि आईपीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कुछ और कहती है और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन का जो रिपोर्ट है वो भी कुछ और कहता है और भारत अपना आईएनडीसी कुछ और घोषित करता है। हम इन सब विषय वस्तु की चर्चा कर चुके हैं। साथ में हमने यह भी चर्चा किया था कि चूंकि पेरिस जलवायु समझौता लागू ही हुआ था तो उसके कुछ ही समय पश्चात यूएस जो है अपने आप को इस समझौते से अलग कर लिया। इसलिए 2017 में जो सम्मेलन हुआ था वान जर्मनी में, उसकी अध्यक्षता जब फिजी ने किया तो वहां पर एक डायलॉग निकल करके आया था जिसका नाम था तनालुआ डायलॉग। तो यहां तक की चर्चा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे की चर्चा हम लोग यहां पर कंटिन्यू करते हैं। यहां पर आगे की जो चर्चा है वह चर्चा है यूएनएफ ट्रिपल सी का जो अगला सम्मेलन है अर्थात 2018 का, और यह सम्मेलन रहा होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 18 इधर और 6 उधर, तो 18 और 6 24। तो ये हो गया, टोटल नंबर हो गया 24, तो 24 नंबर का था। ये कहां पर हुआ था सम्मेलन? तो ये हुआ था पोलैंड के काटोविस में। कहां पर? काटोविस, पोलैंड में है। यहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कोई विशेष नहीं है, बस सम्मेलन था। ठीक है, इतनी बात केवल हमको ध्यान रखना है। इसके पश्चात अगर हम देखें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 25 जो हुई है 2019 में, ये कहां पर हुई है? यहां पर हमको ध्यान रखना है सेंटियागो चिली। क्या? सेंटियागो चिली में होना था, लेकिन हुई कहां पर? ये हुआ मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में यह सम्मेलन संपन्न हुआ। होने वाला कहां था? होने वाला था सेंटियागो चिली में। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यह सम्मेलन जो होने वाला था ये होने वाला था ब्राजील में। ब्राजील में जब नहीं हो सका तो इसका वेन्यू चेंज किया गया और कहां रखा गया? सेंटियागो चिली में। सेंटियागो चिली में, लेकिन चिली में भी नहीं हो सका तो हुआ कहां पर? यह हुआ है मैड्रिड स्पेन में। लेकिन अध्यक्षता इसकी कौन किया है? चिली ने ही किया है। तो यह तो रहा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 2019 का। इसके पश्चात का जो सम्मेलन हुआ है वह सम्मेलन होने वाला था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2026, होने वाला था 2020 में, लेकिन 2020 में नहीं हो सका। और ये हुआ कब? 2021 में हुआ। कब हुआ? 2021 में हुआ। कहां पर हुआ है? आइए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं।
तो यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 20 कितना रहा होगा, ये 2020 है ना, तो 20 इधर 6 उधर, 26 नंबर है। कितना नंबर है, यहां पर थोड़ा इसको हटाओ, तो हटा देते हैं, यहां पर फिर से लिख देते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 और 2020 और 6 26 नंबर की ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी। कहां पर हुई थी, ग्लासगो। कहां पर, ग्लासगो। कहां पर है, स्कॉटलैंड में। कहां पर है, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड कहां पर है, जो आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसी के एक सेक्शन में आपको देखने को मिलता है ग्लासगो का स्कॉटलैंड। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में सम्मेलन हुआ, कब, 2021 में। 2020 में नहीं हो सका क्योंकि कोविड के चक्कर में यह पोस्टपोन हो गया। तो हुआ कब, 2021 में हुआ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। यहां पर दो प्रकार के प्रावधान निकल करके हमारे सामने आते हैं जो महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो यहां पर जो प्रमुख बात निकल करके आई है वह आई है पंचामृत। क्या आई है, पंचामृत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, पीएम मोदी के द्वारा। एक तो ये बात निकल करके आती है, और दूसरा यहीं पर आता है ग्लोबल मीथेन प्लेज। यह दो प्रकार का यहां पर कह सकते हैं, एक तो भारत का है और एक जो है ग्लोबल मीथेन प्लेज का है। एक ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है, पहले इसी को हम समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा निष्कर्ष है। इसमें यह कहता है कि वैश्विक स्तर से हमको जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस को असंतुलित करता है, उसी प्रकार मीथेन भी कहीं न कहीं ग्रीन हाउस गैस को असंतुलित करने का कार्य करता है। तो अगर हमको वैश्विक समस्या का समाधान करना है तो मीथेन को भी नियंत्रित करना चाहिए, ऐसा कुछ विकसित राष्ट्रों का मानना है। और इसी को नियंत्रित करने के लिए एक यहां पर ग्लोबल मीथेन प्लेज की शुरुआत की गई, और यहां पर जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य ये था कि 2030 तक 30% मीथेन के उत्सर्जन में, किसके, मीथेन के उत्सर्जन में कटौती की जाएगी 2020 की तुलना में। ये बात हमको ध्यान में रखना होगा। 2020 की तुलना में, लेकिन इसमें ध्यान रखना है भारत, रूस और चीन शामिल नहीं। कौन कौन इसमें, भारत, चीन और रूस, ये तीन महाशक्तियां इस ग्लोबल मीथेन प्लेज के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हुई। हाँ, ये बात दूसरी है, विकसित राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र इसमें शामिल हैं, लेकिन बड़ी महाशक्तियां जो तीन हैं ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ये है ग्लोबल मीथेन प्लेज का एक छोटा सा टारगेट। ये लोग चाहते हैं कि 2030 तक 30% मीथेन के उत्सर्जन में कटौती की जाए 2020 की तुलना में, लेकिन भारत, चाइना और रूस इसका समर्थन नहीं करते हैं। खैर, ये बात तो दूसरी हो गई। अब बात करते हैं इस पंचामृत की, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड के दौरान ही भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया। ये क्या है, थोड़ा इसको हम समझते हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो काफी ध्यान से हमको समझना है। यहां पर लिखा गया है पंचामृत। पंचामृत का तात्पर्य है यहां पर 5 प्रकार की अमृत समान की वाणियां हैं। इसमें जो सबसे पहली वाणी थी वह ये थी कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होगा। क्या होगा, कार्बन न्यूट्रल होगा। हमने आपसे आईएनडीसी की चर्चा किए थे कि भारत का आईएनडीसी क्या है। भारत का जो आईएनडीसी है, उस आईएनडीसी में जो टारगेट है, उस टारगेट को कुछ इनहांस किया गया है। भारत जब अपना आईएनडीसी घोषित किया था तो वहां पर यह टारगेट नहीं दिया था। यह टारगेट वर्तमान का है,
मतलब 2021 में आया है, लेकिन वहां पर हमने समराइज रूप में लिख दिया था। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2021 में दिया गया कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का प्रयास कर रहा है। एक तथ्य तो ये बताया गया। अब ये जो रिपोर्ट है ये फाइनल रिपोर्ट है। आप आईएनडीसी को भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। आईएनडीसी की आंकड़े अलग हैं, इसके आंकड़े थोड़ा सा अलग हैं। और क्या अगला आंकड़ा है? अगला का आंकड़ा यहां पर है, कहता है 45% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती होगी, ये बात करता है। वहां पर हमने कहा था 33 से 35%। कितना कहा था? 33 से 35%। यहां पर कितना हो गया? 45% हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करेंगे। कब तक? 2030 तक। कब की तुलना में? 2005 की तुलना में। आप टारगेट अब समझ रहे हैं। आईएनडीसी में यह टारगेट कम था, लेकिन वर्तमान में यह टारगेट बढ़ा दिया गया है। अर्थात जो यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट का रिपोर्ट था, जिसमें कहा गया था कि हम 2030 तक 45% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करेंगे, भारत उस लक्ष्य को अब अपना चुका है। आईपीडब्ल्यूसी के तो लक्ष्य को नहीं अपनाया, क्योंकि आईपीडब्ल्यूसी का जो लक्ष्य है वो तो है 50% की कटौती करना है 2030 तक, और जबकि पेरिस वाला कहता है मात्र 20%। तो उसकी तुलना में अब भारत काफी अच्छा अपना एक टारगेट सेट करके चल रहा है कि हम लोग 2030 तक 45% की कटौती करेंगे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में। और साथ में एक बात ये भी कहता है कि हम लोग करेंगे क्या? अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति का 50% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा। कैसा होगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा। ये भी ध्यान रखना हमको, क्योंकि पहले हमने कहा था कि यह जो टारगेट था ये था 40%। कितना था? 40%। भारत पंचामृत के तहत इस टारगेट को भी अपने को इनहांस कर दिया, बढ़ा दिया। भारत बहुत तत्परता से इस पे काम कर रहा है, इसलिए यहां पर भी काफी अच्छा इन्होंने टारगेट सेट कर दिया कि हम 2030 तक 50% तक अपने एनर्जी का आपूर्ति कहां से करेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स से करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से करेंगे। साथ में यहां पर अगला जो टारगेट तय किया जाता है, कहा जाता है यह जो होगा यह किसके इक्विवेलेंट होगा? तो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होगी। कैसी एनर्जी होगी? रिन्यूएबल एनर्जी होगी। यह आपको ध्यान रखना है कि जो 50% की हम बात कर रहे हैं कि हमारी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होगी नवीकरणीय ऊर्जा के साधन में, वह कितने की इक्विवेलेंट होगा? तो लगभग 500 गीगावाट, अर्थात 5 लाख मेगावाट हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वह किस सोर्स से आएगी? तो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से आएगी, जिसका मैक्सिमम पोर्शन कहां से होगा? तो सोलर पावर से होगा। सोलर पावर है, विंड पावर है, उसमें हम बायोमास आता है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आते हैं, अन्य भी हमारे एनर्जी के सोर्स है, जिसमें टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बहुत एनर्जी के सोर्स हैं। उसको हम लोग कालक्रम में पढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो अपने क्रम में हम चल रहे हैं। यह 4 लक्ष्य रखा गया। यहां पर 5वां जो टारगेट दिया गया था, 5 पंचामृत मतलब 5 यहां पर तथ्य हैं। 5वां जो है कहता है भारत कि हम 1 बिलियन, क्या 1 बिलियन टन कार्बन के उत्सर्जन में, कार्बन के उत्सर्जन में कटौती करेंगे। कब तक? ये सब टारगेट हैं 2030 के। कब के हैं? 2030 का टारगेट है। सब जो भी आप देखिएगा ये सब 2030 के टारगेट है। कुछ और आप मत समझिएगा, सब 2030 का ही टारगेट। भारत यह लक्ष्य रखा है कि यह हम अचीव करेंगे। काफी अच्छा टारगेट है, काफी सराहनीय टारगेट है, और इसी की बदौलत जो भारत का कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो स्थान प्राप्त है काफी बेहतर हो गया है। टॉप 5 कंट्रीज में भारत आता है। कैसे आता है उसकी भी चर्चा हम लोग कालक्रम में करेंगे। तो ये बात तो हो गई जो हमको समझना था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। यहां पर अगर हम बात करें
अगला जो तथ्य हमको ध्यान रखना है, अगला जो सम्मेलन अब हुआ अर्थात UNFCCC का सम्मेलन जो 2022 में हुआ, कौन सा 2022 में हुआ, और यह सम्मेलन नंबर रहा होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 27, क्योंकि बीच की एक पार्टी नहीं हुई है, ध्यान रखना है। 21 इधर 6 उधर 27 पार्टी हो चुकी हैं, और यह हुआ कहां पर, यह हुआ है मिस्र में। कहां पर हुआ है, मिस्र में, इजिप्ट में। और यहां पर जो सम्मेलन हुआ है, आपसे देखिए दोनों अब ये सम्मेलन महत्वपूर्ण है। एक सम्मेलन तो आपका महत्वपूर्ण है जो 21 वाला है, जिसमें भारत ने पंचामृत दिया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल मीथेन प्लेज का टारगेट रखा गया है। दोनों जगह से प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। और आपको INDC भी याद रखना है, क्योंकि पंचामृत से INDC का सीधा सीधा संबंध है। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो 27 वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है UNFCCC का जो मिस्र में हुआ था, यहां पर क्या बात कही गई है, यहां पर भी एक भारत का इनिशिएटिव है और उसका नाम है भारतीय मंडप। क्या है, भारतीय मंडप। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो भारत के जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, इनके माध्यम से इसकी शुरुआत की गई, इसका उद्घाटन किया गया। किसका, भारतीय मंडप का। भारतीय मंडप क्या है, इसको हम आइए थोड़ा स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि भारतीय मंडप कितना बेहतर ढंग से वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए योग्य है, उसी को हम यहां पर समझेंगे। तो इसलिए भारतीय मंडप का इनिशिएटिव शुरू किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 मिस्र में। इसके द्वारा, तो जो हमारे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, इनके माध्यम से इस इनिशिएटिव को प्रारंभ किया गया था। यहां पर क्या बातें कही गई हैं, क्या बातें मेंशन हैं, इसको हम समझते हैं। यहां पर अगर हम समझें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय मंडप का जो सिंबल है वो सिंबल A है। यहां पर आप देख रहे हैं बीच में एक उगता सूर्य है, और उगता सूर्य क्या करता है, धरती को, जल को और वायुमंडल को, साथ में जितने लिविंग स्टॉक है सबको समाहित करता है। इसका क्या तात्पर्य है, हम इसको भी समझेंगे। यह पूरा जो भारतीय मंडप का लोगो है ग्रीन कलर में है, इसका क्या तात्पर्य है ये भी हम समझेंगे। साथ में इसका स्लोगन है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको भी हम समझेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का तात्पर्य यहां पर क्या है। साथ में हमको ये भी देखना है कि इसके पत्तियों पर जो बने हुए सिंबल हैं इसका क्या तात्पर्य है, हम इसको भी समझेंगे। तो इतने तथ्य यहां पर हैं जिसके विषय में हमको समझना है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय मंडप है इसका उद्घाटन 6 से लेकर के 18 नवंबर के मध्य, जब UNFCCC का सम्मेलन चल रहा था, कहां पर, मिस्र अर्थात इजिप्ट में, तो वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, यहां पर वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। ये बात तो ठीक है। यहां पर भारतीय मंडप का जो विषय वस्तु रखा गया है काफी सराहनीय है। यहां पर जो विषय वस्तु है यह है लाइफ, घर से लिखने में ठीक रहता है, लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, अर्थात पर्यावरण का जो जीवन है, ध्यान रखिएगा इसका तात्पर्य क्या है। लाइफ पर्यावरण, कि पर्यावरण का जो जीवन है यह किस पर निर्भर करता है, हमारी जीवन शैली पर निर्भर करता है। और हमारी जीवन शैली सनातन काल से बहुत आदर्श रही। हम लोग प्रकृति के काफी समीप रहे हैं। हमारे जो ऋषि महात्मा मुनि साधु संत रहते हैं, इन लोगों का ज्यादातर झुकाव वनस्पति की तरफ ही रहता है। यहां तक कि हम लोग ज्यादातर वनस्पति की पूजा भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी दिनचर्या है परंपरागत सनातन काल की, वह काफी कह सकते हैं उसका झुकाव प्रकृति की तरफ ही है। यदि हम उस अपने जीवन शैली को अपनाते हैं पुनः, तो हमारा जो पर्यावरण का जीवन है वह सुरक्षित हो जाएगा। यह बात यहां पर कही गई है। अर्थात
लाइफ जो पर्यावरण है इसके लिए क्या है, हमको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। तो आपको समझना है कि यदि हमको अपने पर्यावरण को बचाना होगा तो इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली को पुनः क्या करना होगा, सही करना होगा, संतुलित करना होगा। जो पहले हमारी जीवन शैली है उसी को अपनाना होगा। वर्तमान की जीवन शैली हम लोगों की बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, असंतुलित हो चुकी है, तो उसको पुनः सही रास्ते पर लाने की आवश्यकता है। ऐसा यहां पर कह सकते हैं विषय वस्तु रखा गया है इस भारतीय मंडप का। यहां पर अगर हम बात करें, वही लिखा गया है कि मंडप के डिजाइन में मार्गदर्शक विचार यह है कि सदियों से भारतीय सभ्यताओं ने अस्थाई जीवन शैली का अभ्यास और नेतृत्व किया है। सनातन काल से हम लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के अनुकूल आदतें शामिल हैं। हमारे जितने योग हैं या जितने पतंजलि के आप कह सकते हैं, वैसे पतंजलि ही नहीं बल्कि और भी हमारे आयुर्वेद से संबंध में जितने, आयुर्वेद के लिए ही आप देखते हैं हमारे लिए एक पूरा वेद का ही मेंशन किया गया है ना। जैसे हमारे 4 वेद हैं उसी में एक वेद है जिसमें पूरा औषधि के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जितनी भी पर्यावरण के संबंधी आदतें हैं वो हमारे जीवन शैली में आज से नहीं अनादिकाल से व्याप्त हैं। बस हम लोग थोड़ा सा मार्ग से भटक चुके हैं, हमको अपने मार्ग को पुनः सही करना होगा। यही विषय वस्तु इस भारतीय मंडप का रखा गया था, जिसका उद्घाटन भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था मिस्र में। तो यहां पर इस स्लोगन को हम लोग देखते हैं, इसमें जो जो पॉइंट मेंशन है इसका क्या तात्पर्य होता है इसको भी आइए हम समझते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारा इमेज था उस इमेज में जो इसका प्रतीक चिन्ह है, यह प्रतीक चिन्ह है हरा रंग। क्या है? यह हमारा जो भारतीय मंडप है ये किस कलर का है? यह हरे रंग का है। हरा रंग क्या हमको इंडिकेट करता है, यह भी हमको ध्यान में रखना। हरा रंग यह इंडिकेट करता है कि हरी भरी धरती, क्या इंडिकेट कर रहा है? हरी भरी धरती का सूचक है कि हमारा जो अर्थ है ये हरा भरा बना रहे, खुशहाल बना रहे। हरा भरा कब होगा? क्या जब हम बहुमंजिला इमारत बनाएंगे ईंट और पत्थर से तो हमारी धरातल हरी भरी रहेगी, कि जब हम पेड़ पौधों को संरक्षित करेंगे या वृक्षारोपण करेंगे तब हरा भरा होगा? स्वाभाविक सी बात है, जब हम लोग प्रकृति से जुड़ेंगे तो हमारा धरातल, हमारा भूमंडल हरा भरा होगा। इसका तात्पर्य यही है कि हमको अपने धरातल को पुनः हरा भरा बनाना होगा, प्रकृति को इनहांस करना होगा, कि जिससे हम इन समस्याओं से क्या हो सके, निजात पा सकें। इसी प्रकार अगर हम बात करें परिधि पर, जो आप देख रहे थे यहां पर परिधि बनी है, इस परिधि पर कुछ अलंकृत है, फूल पत्ती बने हुए हैं। तो वहां पर क्या तात्पर्य है? यही कह रहा है जो परिधि है, परिधि पर जो अलंकृत किए गए हैं पत्ती, परिधि पर क्या है? पत्ती बनी है। हर परिधि की आप देख लीजिए एक बार इसको पुनः, ये जो परिधि है, परिधि पे देखिए पत्तियां बनी है ना, जो वृक्ष की पत्तियां होती हैं उसी का सिंबल है यहाँ पर आप देख लीजिए वृक्ष की पत्तियां बनी हैं। तो वही कह रहा है कि परिधि पर जो अलंकृत पत्ती है यह प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है और यह प्रतीक यह प्रदर्शित करता है कि भारत सरकार की विभिन्न पहलों के माध्यम से प्रकृति के साथ संतुलन, तालमेल कैसे बैठाया जा सकता है। यहां पर अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो यहां पर भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं प्रदर्शित की गई हैं इसके अंदर, कि जल का संरक्षण कैसे करना है, हमको सस्टेनेबल हैबिटाट कैसे बनाना है, एनर्जी को कंजर्व कैसे करना, सब इसमें छोटे छोटे सिंबल में प्रदर्शित किए गए हैं। इसका तात्पर्य यही है जो कह रहा है कि भारत सरकार की जो विभिन्न पहले हैं जिनके माध्यम से भारत सरकार क्या कहना सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रकृति के साथ हमारा संतुलन और तालमेल बैठाया जा सके। यही प्रयास किया जा रहा है कि जिससे हमारे किसी भी एक्टिविटीज से पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। तो ये भारत भी काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है और सिर्फ कहता ही नहीं है, भारत कर भी रहा है। उसको भी हम लोग देखेंगे आगे कि भारत केवल कहता नहीं है बल्कि करता भी है। यहां पर अगर हम आगे बात करें तो आगे आप देखिए इसके मध्य भाग में जो हमारा इसका
लोगो है, इस लोगो के मध्य भाग में आपने देखा सूर्य है, एक पौधा है, वहां पर धरती भी है, आकाश, सब कुछ वहां पर विद्यमान है। अर्थात प्रतीक का जो मध्य भाग है यह सूर्य के साथ संतुलित प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पेड़, पहाड़, पानी और जैव विविधता शामिल है। क्योंकि जो सन है, सन के माध्यम से ही जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब क्या करते हैं, सततता पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मानव इसको लगातार डिस्टर्ब कर रहा है। तो वही कह रहा है कि हमको यह आवश्यकता है कि जिस प्रकार से सूर्य के साथ हमारे प्रकृति के पेड़ पौधे विविधताएं सब तालमेल बना के बैठती हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, तालमेल बैठा के रहना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी के एक अंग हैं। ये सब बातें यहां पर मेंशन की गई थी। साथ में अगर हम बात करें इसका जो नारा है, तो स्लोगन है, ये भी हमको ध्यान रखना है। यह नारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, काफी महत्वपूर्ण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः का तात्पर्य क्या होता है? अगर पूरा देखा जाए तो वहां पर कहा जाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। अर्थात मानव मात्र होने के कारण या प्राणी, कोई भी प्राणी हो, उसको किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, तभी तो कहता है। वहां पर जो बातें कही गई इसी दृष्टिकोण से कही गई हैं, अर्थात सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक सुखी पूर्वक रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात पूरा हमारा जो भूमंडल है, इस भूमंडल का प्रत्येक प्राणी प्रसन्नचित्त रहे। और प्रसन्नचित्त कब रहेगा? जब सबका हम लोग प्रॉपर संरक्षण करेंगे तो रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक का संरक्षण किया जाए और किसी का संरक्षण ना किया जाए, तो ऐसे में हमारा जीवन संकट में होने ही वाला है और लगातार संकट में होता ही जा रहा है। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी इस धरती पर विद्यमान प्राणी हैं विविध प्रकार के, यह आपस में इस प्रकार से घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं कि यदि किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की क्षति हुई तो अंतोत्गत्वा उसका प्रभाव प्रत्येक प्राणी को झेलना पड़ेगा ही। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कहता है सर्वे, यहां पर जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को सुख मिले ऐसी ही कामना होनी चाहिए। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट हम ना प्रदान करें। तो अगर इस भावना से हम लोग अपने पर्यावरण को अगर संरक्षित करते हैं तो एक प्रकार से पर्यावरण का भी संरक्षण हो जाएगा और धरती पर विद्यमान सभी, चाहे वह किसी भी प्रकार का वनस्पति जगत हो, चाहे वह जंतु जगत हो, सब प्रसन्नचित्त ही रहेंगे और पूरी धरती हरी भरी ही विद्यमान रहेगी। यह पूरा स्लोगन और यह पूरा भारतीय मंडप का उद्घाटन मिस्र के जब कॉन्फ्रेंस हो रहा था UNFCCC का 27, तो वहां पर प्रस्तुत किया गया था। तो यह इसका आपका कह सकते हैं लेटेस्ट अपग्रेडेशन है UNFCCC का, और यहां से प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। और अगला अब जो सम्मेलन होने वाला है 2023 में, अब यही महीना तो चल रहा है नवंबर, तो नवंबर दिसंबर में ही सामान्यतया ये सम्मेलन होते हैं। अब ये सम्मेलन जो होने वाला है इस वर्ष 2023 का, वह सम्मेलन कहां होने वाला है? तो वह होगा UAE में। कहां पर होगा? UAE में, दुबई में। कहां होगा? दुबई में। तो यह भविष्य का सम्मेलन है और भविष्य में किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, क्या यहाँ पर रिजोल्यूशन पास होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, यह हमको देखना होगा। तो जब भी यह सम्मेलन कंप्लीट होगा, कंक्लूड होगा, तो आप उस निष्कर्ष को अवश्य देखिएगा। हाँ, अगर आवश्यकता पड़ी तो बीच में उसको हम आपके सामने लेके अवश्य आएंगे। लेकिन यह आपकी नैतिक दायित्व है या नैतिक जिम्मेदारी है कि क्लास हम यहीं तक पढ़ाते हैं जहां तक हम क्लास चल रही है। इसके बाद की जो घटनाएं हैं यह आपको स्वतः अपडेट करनी पड़ती है। तो यदि आप करंट के मुद्दों को आप अपने विषय वस्तु में लगातार अपग्रेड कर रहे हैं तो वह विषय वस्तु आपकी हो जाती है और फिर आपका हर एग्जाम में परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से प्रश्न काफी अच्छे आते हैं, इसलिए इस पर थोड़ी सी मेहनत एक बार आप कर लें और फिर केवल आप नॉर्मल मैगजीन पढ़ते रहें तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में यह हमें विश्वास है आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए
यहां पर इतनी जो कहानी थी, यह कहानी किसी ना किसी रूप में देखा जाए तो यूएनएफसीसीसी के संबंध में था। किसके संबंध में था? यूएनएफसीसीसी के संबंध में था। लेकिन यहां पर एक विषय वस्तु और हमको समझनी है, और यह समझना है कि चूंकि पेरिस जलवायु समझौता हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो यहां पर अगर हम बात करें पेरिस तो जलवायु समझौता है जो 2015 का है, और यह एक्ट में आया था 2016 में। इसकी समीक्षा जो प्रारंभ की जाती है, समीक्षा कब से होती है? 2017। इसकी समीक्षा कब से प्रारंभ की गई? 2017 से। इसकी जो पहली समीक्षा हुई है, और समीक्षा जिस माध्यम से होती है उसका नाम है वन प्लेनेट। क्या नाम है? वन प्लेनेट समिट। वन प्लेनेट समिट के नाम पर इस पेरिस जलवायु समझौते की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए वन प्लेनेट समिट क्या है, तो आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आप सिंपल बस इतना कहिएगा, वन प्लेनेट समिट का उद्देश्य ही है पेरिस जलवायु समझौते क्या क्या करना? समीक्षा करना। जैसे जब यूएनएफसीसीसी का सम्मेलन होता है तो वहां पर बहुत से विषय वस्तुओं की चर्चा की जाती है, लेकिन पेरिस जलवायु समझौता जो एग्रीमेंट है उसका प्रॉपर एनालिसिस जो की जाती है वह वन प्लेनेट समिट के अंतर्गत की जाती है। वन प्लेनेट समिट स्पेशली जलवायु परिवर्तन जो पेरिस वाला है उसके पहलुओं का अध्ययन करता है, या उसकी समीक्षा करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसकी रूपरेखा को तय करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है वन प्लेनेट समिट के बारे में। तो वन प्लेनेट समिट जो है इसके कितने सम्मेलन हो चुके हैं, इसके भी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो वन प्लेनेट समिट, ये जो वन प्लेनेट समिट है इसका पहला पार्टी हुआ था, अर्थात फर्स्ट 2017 में। क्यों? क्योंकि 16 में तो पेरिस जलवायु समझौता बना ही था, तो बना तो तुरंत तो इस पे हम कह नहीं सकते कि उसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा एक साल बाद ही होगी। पहली समीक्षा हुई थी 2017। इसकी जो सेकंड समीक्षा की गई थी, क्या की गई थी? 2018 में। इसकी जो थर्ड समीक्षा थी क्या हुई है? 2019। और जो फोर्थ समीक्षा हुई है, लेटेस्ट यही है, ये हुई 2021। और इसके बाद अभी कोई अगली समीक्षा नहीं हुई है। तो अगली जब समीक्षा होगी तो आपको देखना होगा। यह कहां पर हुई थी? तो फ्रांस में हुई। कहां हुई थी? फ्रांस में। तो आपसे पूछा जा सकता है वन प्लेनेट समिट की अभी तक कितनी समीक्षा की जा चुकी है? तो वन प्लेनेट समिट की अभी तक 4 बार यहां पर बैठक हो चुकी है। यह किस पर बैठक करता है? पेरिस जलवायु समझौते की विषय वस्तु पे अध्ययन करने के लिए यह बैठक होती है। कितनी हो चुकी है? 4। लेटेस्ट कौन है? फ्रांस में हुई है, चौथी नंबर की। यहां पर एक स्लोगन दिया गया था, यहां पर जो लिखा गया था उसका नाम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। क्या है? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। आपसे पूछा जा सकता है कि वन प्लेनेट समिट का जो हाल में सम्मेलन हुआ था उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। हम लोगों को मिलजुल करके किसके लिए कार्य करना चाहिए? प्रकृति के लिए काम करना चाहिए। तो यह इस वर्ष का नहीं बल्कि 2021 का स्लोगन था। किसका? तो हम कह सकते हैं वन प्लेनेट समिट का। तो यहां तक की जो चर्चाएं थी, यह चर्चा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो यूएनएफसीसीसी का ट्रेंड था या जो उसका मार्ग था, उस मार्ग को हमने कंक्लूड किया। लेकिन यहां पर अभी कुछ और तथ्य हमारे सामने शेष हैं, उसकी भी चर्चा हमको करनी है। अब उसमें क्या क्या है? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट क्या है। फिर हम देखते हैं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट क्या कहती है। अर्थ ओवरशूट डे क्या है।
फिर क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है। साथ में भारत क्या जलवायु परिवर्तन पर कार्य इससे पूर्व नहीं किया था, क्या किया है, कब से किया है, 2008 से। तो इन सब की चर्चा हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।